हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू माय यूपीएससी जर्नल। हम कर रहे हैं प्री एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर नंबर 2। हमारे चैप्टर का नाम है न्यू किंग्स एंड किंगडम। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे विद टाइम धीरे धीरे नए नए किंग्स इवॉल्व हुए, नए नए किंगडम्स बने, क्या था उनका वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट वर द वेरियस क्राफ्ट्स। तो ये सारा कुछ हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो फिर ये चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज। ठीक है, कैसे कैसे धीरे धीरे नई नई जो डायनेस्टीज थी वो इवॉल्व हुई, वो इमर्ज हुई। तो बाय द 7th century द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट हैड बिग लैंडलॉर्ड्स एंड वॉरियर चीफ्स। 7th century आते आते क्या हो गया था कि जो हमारे सब कॉन्टिनेंट्स के अलग अलग रीजन्स थे, वहाँ पे बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स, बड़े बड़े वॉरियर चीफ्स होने लग गए थे। वॉरियर चीफ्स कौन होते थे? जो कि किंग्स को प्रोवाइड करते थे विद द सोल्जर्स जब उन्हें जरूरत पड़ती थी। तो अब क्या होने लगा था कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर चीफ्स होने लगे थे। इनको जो किंग थे वो उन्हें क्या बोलते थे? सबऑर्डिनेट्स या फिर सामंतास। ठीक है, ये इन्हें कौन बोलते थे? ये इन्हें उस टाइम पर जो एग्जिस्टिंग किंग थे वो कहते थे। इसके अलावा ये जो हमारे लैंडलॉर्ड्स थे या ये जो वॉरियर चीफ्स थे, ये क्या करते थे? ये जब भी किंग से मिलने जाते थे तो उनके लिए गिफ्ट्स लेकर जाते थे। उनके कोर्ट्स में जो भी मीटिंग्स होती थी वो सारी मीटिंग्स अटेंड करते थे, और साथ में जब किंग को जरूरत पड़ती थी तो उन्हें मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करते थे, उन्हें प्रोवाइड करते थे विद द सोल्जर्स। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि ये पावर गेन करने लगे, इनके पास वेल्थ आने लगी, तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि इंडिपेंडेंट बनने लगे। दे डिक्लेयर देमसेल्व्स एज महासामंतास। इन्होंने खुद ही खुद को क्या नाम दे दिया? महासामंता। इसके अलावा महामंडलेश्वर, महामंडलेश्वर भी इन्होंने खुद को एक नाम दे दिया। महामंडलेश्वर का मतलब होता था ग्रेटेस्ट लॉर्ड ऑफ सर्कल या फिर रीजन, यानी कि किसी रीजन का या किसी भी सर्कल का ग्रेटेस्ट लॉर्ड। तो क्या हुआ कि राजा ने क्या बोलते थे? सामंतास बोलते थे। लेकिन फिर जब इनके पास पावर आई, इनके पास मनी आया, इनके पास वेल्थ आई, तो इन्होंने खुद को धीरे धीरे इंडिपेंडेंट ये खुद को करने लगे और इन्होंने अपने आप को नाम भी दिया महासामंता या फिर महामंडलेश्वर। उसके बाद काफी बार ऐसा भी हुआ कि दे इवन असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ओवरलॉर्ड। असर्टेड मतलब कि ओपनली उसे बोल देते थे कि नाउ दे आर इंडिपेंडेंट। अब ये ओपनली क्या बोल देते थे कि दे आर इंडिपेंडेंट। अब वो किंग्स के सबऑर्डिनेट नहीं है, दे ओपनली असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस। और इसी के एग्जांपल है हमारे राष्ट्रकूटास, जो कि थे इन डेक्कन। ये किसके सबऑर्डिनेट थे? ये थे सबऑर्डिनेट ऑफ चालुक्यास ऑफ कर्नाटका। ठीक है, तो जो चालुक्यास कर्नाटका के जो चालुक्यन किंग थे उनके सबऑर्डिनेट थे डेक्कन के राष्ट्रकूटास। सबऑर्डिनेट यानी कि सामंत, यानी कि वही बिग बिग लैंडलॉर्ड्स या फिर आप कह लो वॉरियर किंग्स। ठीक है, तो बाय मिड 18th सेंचुरी क्या हुआ? एक राष्ट्रकूटा के चीफ थे जिसका नाम था डांडी दुर्ग। ठीक है, क्या नाम था? डांडी दुर्ग। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने ओवरथ्रू हिज चालुक्यास ओवरलॉर्ड। जो चालुक्य के किंग थे ही ओवरथ्रू है, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट बना लिया। ठीक है, और उसके लिए उन्होंने क्या किया? इन्होंने एक रिचुअल परफॉर्म किया जिसे बोलते थे हिरण्य गर्भ। एक रिचुअल होती थी जिसका नाम था हिरण्य गर्भ, जिसका मतलब होता था गोल्डन वोम। तो इस रिचुअल में कोई बुद्धिस्ट थे जो कि रिचुअल आपके लिए परफॉर्म करते थे, और इसमें जो भी रिचुअल परफॉर्म करता था, यानी कि जो भी सेक्रीफाइस ऑफर करता था, ये माना जाता था कि इस रिचुअल के बाद उसका रीबर्थ हो गया। यानी कि अगर वो क्षत्रिय नहीं है तो भी अब वो इस रिचुअल करने के बाद नाउ ही इज अ क्षत्रिय, और अब वो किंग बन सकता है, वो राजा बन सकता है। क्यों? क्योंकि जो क्षत्रिय होते थे वही बनते थे द लॉर्ड्स द वॉरियर्स, राइट। तो अब क्या होता था कि एक बार आपने ये जो रिचुअल कर ली, तो उसके बाद जिसने ये रिचुअल की है, जिसने ये सेक्रीफाइस ऑफर किया है, नाउ ही कैन बी द किंग, बिकॉज नाउ उसका हो गया है रीबर्थ, और अब वो हो गया क्षत्रिय। अगर वो किसी और क्लैन में भी उसका जन्म हुआ था तो भी अब वो क्षत्रिय हो गया ये रिचुअल करने के बाद। ठीक है, हमने देखे राष्ट्रकूटास के जो एक चीफ थे डांडी दुर्ग, ही वाज द फर्स्ट जिन्होंने क्या किया? उन्होंने जो चालुक्यास ओवरलॉर्ड थे उन्होंने उनको ओवरथ्रू किया। ठीक है, इसके अलावा कुछ अलग अलग केसेस और भी थे, जैसे कि मैन फ्रॉम एंटरप्राइजिंग फैमिलीज। एंटरप्राइजिंग फैमिलीज मतलब कि वो फैमिली जो नया नया कुछ ना कुछ करती रहती थी, वो नए नए चीज़ें एक्सप्लोर करती थी। यूज देयर मिलिट्री स्किल्स टू कार्व आउट किंगडम्स लाइक कदम्ब, मयूर शर्मन एंड गुजारा प्रतिहारास हरिश्चंद्रा। ठीक है, जिन्होंने अपनी मिलिट्री स्किल्स यूज की और उन्होंने भी अपने किंगडम्स बनाए। ठीक है, देवर ब्राह्मण्स। ये कौन थे? ये ब्राह्मण्स थे जिन्होंने अपना जो ट्रेडिशनल प्रोफेशन था उसे गिव अप कर दिया एंड अपनी मिलिट्री स्किल्स यूज करके दे एस्टैब्लिश देयर किंगडम इन कर्नाटका एंड राजस्थान। तो ये हमने दो एग्जांपल देखे जहाँ पर हमने देखा कि जो भी सामंतास थे या जो मिलिट्री चीफ्स थे, जिनके पास जो वॉरियर चीफ्स थे, जिनके पास धीरे धीरे वेल्थ आई, पावर बढ़ी, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट बना लिया, उन्होंने अपने आप के अलग किंगडम स्टैब्लिश किए। इसमें हमने एक तो देखा राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के, और दूसरे हमने पढ़ा अबाउट ब्राह्मणास। ठीक है, तो ये हमने दोनों देख लिए। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम। अब इन किंगडम्स में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था? तो देखो, ये जो नए नए किंग्स थे ना, इन्होंने अपने लिए बहुत ही हाई साउंडिंग टाइटल्स रखे थे, जैसे कि महाराजा अधिराज यानी कि द ग्रेट किंग, ओवरलॉर्ड्स ऑफ किंग। इसके अलावा त्रिभुवन चक्रवर्ती यानी कि लॉर्ड ऑफ 3 वर्ल्ड्स। तो ऐसे बड़े बड़े टाइटल्स ये जो नए नए किंग्स बन रहे थे इन्होंने खुद को दिए थे। ऑल्सो ये अपनी पावर किंग के साथ शेयर करते थे, सामंतास के साथ शेयर करते थे, पीजेंट्स, ट्रेडर्स, ब्राह्मण्स, इन सब के साथ ये अपनी पावर शेयर करते थे। जो भी इन्हें रिसोर्सेज चाहिए होते थे, ये वो रिसोर्सेज कहाँ से लेते थे? पीजेंट से लेते थे, जो कैटल कीपर्स थे उनसे लेते थे, और साथ में आर्टिसंस से लेते थे। ये जो भी हमारे पीजेंट्स होते थे, आर्टिसंस होते थे, कैटल कीपर्स होते थे, इनको क्या करना होता था? इनका जो भी प्रोड्यूस होता था उसमें से एक पार्ट इन्हें राजा को देना पड़ता था, जिसे वो एज अ रेंट क्लेम करते थे। कैसे? एज अ रेंट। क्यों? क्योंकि सारी लैंड उनकी थी, तो वो इसीलिए इनको एज अ रेंट ले लेते थे इनसे। इसके अलावा जो ट्रेडर्स थे उनसे भी वो अपना रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। ये रेवेन्यू उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इसका वो यूज़ करते थे टू फाइनेंस किंग्स एस्टेब्लिशमेंट। इसके अलावा अगर कोई टेम्पल कंस्ट्रक्शन होता था, कोई फोर्ट कंस्ट्रक्शन ना होता था, तो उसके लिए भी रेवेन्यू यहीं से आता था, अलग अलग रिसोर्सेज जो कि ये पीजेंट वगैरह से लेते थे, और साथ में जो रेवेन्यू ये ट्रेडर से कलेक्ट करते थे।
पीपल जो लोग इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज़ को बिलोंग करते थे, पीपल फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज़ या फिर जो क्लोज टू किंग होते थे, किंग्स के रिलेटिव्स होते थे, उनको दी जाती थी पोजीशन ऑफ रेवेन्यू कलेक्टर, यानी कि जो रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम होता था वो यूजुअली उन लोगों को मिलता था जिनकी इन्फ्लुएंशियल फैमिली होती थी या जो बिलोंग करते थे किंग की फैमिली को या क्लोज टू किंग थे। इसके अलावा इसी तरह जो आर्मी में भी कुछ कुछ पोजीशंस थी जो कि ऐसे ही इन्फ्लुएंशियल और इंपॉर्टेंट किंग के जो इंपॉर्टेंट लोग होते थे उनको दी जाती थी। तो अब हमने देख लिया अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ वी विल लर्न अबाउट प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स। तो प्रशस्तीज क्या होती थी, हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। ये किंग की जो प्रेज में जो चीज़ें लिखी जाती थी, इंस्क्रिप्शन लिखे जाते थे, उनको हम बोलते थे प्रशस्तीज। ठीक है, तो ये कौन लिखता था प्रशस्ति? ये लिखते थे हमारे ब्राह्मण्स। और इसमें बहुत सारी डिटेल्स होती थी अबाउट द किंग, अबाउट द किंगडम, और काफ़ी सारी जो डिटेल्स होती थी वो सारी ही डिटेल्स सही नहीं होती थी। बट इससे हमें ये पता चलता है कि जो किंग थे वो अपने आप को कैसे देखते थे, बिकॉज काफ़ी बार उन्हें बहुत बड़ा चढ़ाकर उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ की जाती थी, उनके बारे में बहुत बड़ा बड़ा लिखा जाता था। तो दिस शोड कि हाउ रूलर वांटेड टू डिपिक्ट देमसेल्फ। तो ये हो गया हमारा प्रशस्ति का। इसके बाद ये जो ब्राह्मण्स थे, ये जो इतनी प्रशस्ति लिखते थे और रूलर की जो हेल्प करते थे, किंग की हेल्प करते थे, इनको मिलती थी लैंड ग्रांट्स बाय द किंग। और इनकी जो रिकॉर्ड कहाँ पर रखे जाते थे, ये रिकॉर्ड लिखे जाते थे ऑन कॉपर प्लेट्स, यानी कि किसको कौन सी लैंड ग्रांट दी गई है ये कॉपर प्लेट पर लिखी जाती थी और उसके बाद उसी ब्राह्मण को वो प्लेट दे दी जाती थी। ऑल्सो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट ऑथर्स थे जैसे कि थे कलहाना। ये लोग क्या करते थे, ये बहुत सारे सोर्सेस देखते थे, जैसे कि इंस्क्रिप्शन हो गए, डॉक्यूमेंट्स हो गए, आई विटनेसेस के अकाउंट्स हो गए, इसके अलावा कोई जो आप कह लो कि ट्रेवलर्स आए उनके अकाउंट्स हो गए। ये सारा कुछ देखने के बाद, इन सबको अच्छे से एनालाइज करने के बाद ये लिखते थे अकाउंट्स ऑफ वेरियस किंग्स। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे एक ऑथर थे कलहाना, तो आपको इनका नाम याद रखना है। अब हमने देख लिया अबाउट प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स। लैंड ग्रांट्स में हमने देखा कि जिनको भी मिलती थी उसको वो किसके ऊपर लिख देते थे और द कॉपर प्लेट वो सारा कुछ रिकॉर्ड मेंशन कर देते थे। नाउ वी विल लर्न अबाउट वॉरफेयर फॉर वेल्थ। तो युद्ध होते थे, वॉर्स होते थे, क्यों होते थे? फॉर वेल्थ। तो एक हमारे बहुत फेमस है ट्रिपार्टाइल स्ट्रगल। अब ये क्या है, तो देखो कन्नौज की एक इंपॉर्टेंट सिटी थी और इसको कैप्चर करना चाहते थे बहुत सारे लोग। ठीक है, उसमें से जो तीन हमारे इंपॉर्टेंट हैं वो हैं गुजारा प्रतिहारास, राष्ट्रकूटास एंड पालास। इन तीनों के बीच में 4 सेंचुरीज फाइट हुई टू कैप्चर कन्नौज इन द गंगा वैली। और इसीलिए हम इसे बोलते हैं ट्रिपार्टाइल स्ट्रगल। क्यों? क्योंकि इसमें 3 लोग थे, गुजारा प्रतिहारास, राष्ट्रकूटास एंड पालास। इसके अलावा जो रूलर्स थे वो अपनी पावर और रिसोर्सेज कैसे डेमोन्स्ट्रेट करते थे? बाय बिल्डिंग टेम्पल्स, यानी कि अपनी पावर दिखाने के लिए, अपना मनी दिखाने के लिए, अपनी वेल्थ दिखाने के लिए वो क्या करते थे, वो बड़े बड़े टेम्पल्स बनवाते थे। और इसीलिए जब भी एक रूलर किसी दूसरे के यहाँ पर अटैक करने जाता था तो वो सबसे पहले उसके टेम्पल्स पर ही अटैक करता था। क्यों? क्योंकि टेम्पल सिंबल थे उसकी पावर के, उसकी वेल्थ के। सो व्हेन दे अटैक्ड वन अनदर दे ऑफन चूज टू टारगेट टेम्पल्स। क्यों? क्योंकि विच वर समटाइम्स दे वर द सिंबल ऑफ द पावर ऑफ द किंग। और ये जो टेम्पल्स होते थे ये बहुत रिच होते थे, यहाँ से जब ये अटैक करते थे तो उन्हें यहाँ से बहुत सारी वेल्थ भी मिल जाती थी। ऐसे ही हमारे एक रूलर थे सुल्तान महमूद, जो कि थे ऑफ गजनी अफगानिस्तान। ठीक है, इन्होंने रूल किया था फ्रॉम 997 टू 1030। ठीक है, और इस टाइम पर इन्होंने हमारे सब कॉन्टिनेंट को बहुत बार रेड किया, टोटल 17 टाइम्स, यानी कि 17 बार ही आए और इन्होंने यहाँ पर रेड किया। क्या रेड किया? हमारे जो टेम्पल्स थे उनको, बिकॉज दे वर वेरी रिच। उनके टारगेट्स थे वेल्दी टेम्पल्स, जैसे कि हमारा गुजरात का सोमनाथ टेम्पल। यहाँ से जो वो वेल्थ ले जाते थे उसको वो क्या करते थे, ही यूज टू यूज इट टू क्रिएट स्प्लेंडेड कैपिटल सिटी एट गजनी। स्प्लेंडेड मतलब कि बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही अच्छी। तो यहाँ से ये जो पैसे लूट के ले जाते थे वहाँ जाके वो उसका यूज करके अपनी कैपिटल सिटी गजनी में बना रहे थे। ठीक है, इसके अलावा वो और ज़्यादा जानना चाहते थे अबाउट द पीपल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये टास्क दिया टू वन ऑफ द स्कॉलर्स अल-बिरूनी। इन्होंने बहुत सारे संस्कृत स्कॉलर्स को कंसल्ट किया और उसके बाद इन्होंने अपना एक अरेबिक वर्क लिखा। इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था किताब उल हिंद। इट वॉज अबाउट द पीपल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। कौन सा सब कॉन्टिनेंट? हमारा सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो इन्होंने ये टास्क किसको दिया था? टू अल-बिरूनी। उन्होंने बहुत सारे संस्कृत स्कॉलर्स को कॉन्टेक्ट किया था, उसके बाद इन्होंने ये किताब उल हिंद लिखी थी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। इसके बाद अदर किंग्स हु एंगेज्ड इन वॉरफेयर इंक्लूडेड द चाहमान्स, लेटर नोन एज चौहान्स। इसके अलावा एक तो हमने देख लिया, देखो अफगानिस्तान के सुल्तान महमूद। इसके अलावा और भी किंग्स थे जो कि ऐसे ही वॉर करते थे ताकि जो उनकी वेल्थ है वो बड़े, उनका पावर है बड़े, जिनमें से एक थे हमारे चाहमान्स। इनको हम बाद में बोलने लगे थे चौहान्स। ये कौन से रीजन को रूल करते थे? अराउंड दिल्ली एंड अजमेर। उसके बाद ये चाहते थे कि इनका कंट्रोल जो है वो वेस्ट और ईस्ट में भी बढ़े। इन्होंने ट्राई भी किया बट इनको अपोज किया गुजरात के चालुक्याज ने और वेस्ट और उत्तर प्रदेश के गढ़वालाज ने। ठीक है, तो इन लोगों ने इन्हें आगे और अपना जो रूल है वो एक्सटेंड नहीं करने दिया और इनको इन दोनों ने ही अपोज किया। किनको अपोज किया? चौहान्स को। ठीक है, जो हमारे बेस्ट नोन चाहमाना रूलर है वो है पृथ्वीराज 3। तो ये अभी नाम आपको याद रखना है, इस चैप्टर में बस इतना ही है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर। ठीक है, पृथ्वीराज 3। अब हम देखेंगे अ क्लोजर लुक एट द चोलास। ठीक है, तो हम इस एक किंगडम के एग्जाम्पल से और डिटेल में और अच्छे से पढ़ने वाले हैं अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन, अबाउट द किंगडम। ठीक है, तो हम किसको पढ़ने वाले हैं? द चोलास को। सबसे पहले हम देखेंगे फ्रॉम उदयपुर टू थांजौर इन द मिडल ऑफ द 9th सेंचुरी। 9th सेंचुरी के मिडिल में विजय कौन था? ही वॉज अ चोला फ्रॉम उरैयूर। ठीक है, जो हमने अभी यहाँ पर ये पढ़ा ना, उरैयूर, फ्रॉम उरैयूर टू थांजौर। तो हम ये दोनों देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का कनेक्शन क्या, व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन उरैयूर एंड थांजौर। तो उरैयूर में थे हमारे विजय, वो क्या थे? वो थे उरैयूर के एक चोला। ठीक है, इन्होंने कैप्चर किया था डेल्टा फ्रॉम मुत्तरैयर। ठीक है, अब ये मुत्तरैया कौन थे? ये थे सबऑर्डिनेट ऑफ पल्लवा किंग ऑफ कांचीपुरम और ये हेल्ड करते थे पावर इन कावेरी डेल्टा। यानी कि जो कांचीपुरम के पल्लवा किंग थे उनके सबऑर्डिनेट यानी कि उनके अंडर थे मुत्तरैयर। ठीक है, और इनसे जो हमारे ये चोला थे ऑफ उरैयूर विजयल्ला, इन्होंने ये कैप्चर कर लिया था। क्या कैप्चर कर लिया था? डेल्टा ऑफ कावेरी। ठीक है,
तो जो विजयवाला थे यहाँ पर उन्होंने बनाया था टाउन ऑफ थंजावुर, ठीक है। तो ये हुआ हमारा कनेक्शन फ्रॉम उरैयूर टू थंजावुर। उन्होंने उरैयूर से वो थे, उन्होंने कावेरी डेल्टा कैप्चर करा और यहाँ पर उन्होंने एक टाउन बनाया जिसका नाम था थंजावुर, ठीक है। और साथ में उन्होंने एक टेम्पल भी बनाया था ऑफ गॉडेस निशुम्बा सुंदिनी, ठीक है। तो ये 2 उन्होंने डेवलपमेंट करे थे। इसके बाद जो इनके सक्सेसर थे, इनके बाद वाले जो राजा है जिन्होंने इनके बाद रूल किया, उन्होंने और नेबरिंग रीजन्स को कॉन्कर किया और साथ में इनका जो चोला एम्पायर था वो साइज में भी बढ़ने लगा और पावर में भी बढ़ने लगा। इसके बाद एक जो हमारे मोस्ट पावरफुल चोला रूलर हैं, ही इज राजा राजवन। He became the king in 985. Also, he recognized the administration of empires. इसके बाद इनके बेटे आए जिनका नाम था राजेंद्र वन। इन्होंने अपने फादर की पॉलिसी को कंटिन्यू रखा। साथ में इन्होंने गंगा वैली, श्रीलंका एंड कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया पे रेड भी किया। वहाँ से इन्होंने बहुत सारी वेल्थ वापस कलेक्ट करके भी लाई, ठीक है। तो जो हमारा ये चोला किंगडम का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक था विच वॉज उरैयूर टू थंजावुर, वो हमने कर लिया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट विच इज स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स। तो देखो, बिग टेम्पल्स ऑफ थंजावुर एंड गंगाईकोंडा चोलापुरम बिल्ट बाय राजराजा एंड राजेंद्र वर आर्किटेक्चरल एंड स्कल्पचर मार्वल्स। इतने बढ़िया टेम्पल्स राजेंद्र और उनके फादर राजा ने बनाए थे which were architectural and sculpture marvels. They were mesmerizing, they were very beautiful, very unique and very attractive, ठीक है। ये बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स थे। These temples often became the nuclei of settlement. क्या होता था कि जो टेम्पल्स थे ना, इसके आसपास बहुत सारे सेटलमेंट्स भी हो जाते थे, बहुत सारे लोग रहने लग जाते थे। They were centers for क्राफ्ट प्रोडक्शन होते था अलग अलग तरीके से। उसके बाद यहाँ पर प्रीस्ट रहते थे, यहाँ पर हमारे गार्लिन मेकर्स रहते थे जो माला बनाते थे, कुक्स, म्यूजिशियन, डांसर्स, ये सारे लोग हमारे टेम्पल्स के आसपास रहने लग गए थे। और इसीलिए जो टेम्पल्स के आसपास की जगह थी वहाँ पर बहुत सारे सेटलमेंट हमारे जनरेट हो गए थे, सेटलमेंट हमारे फॉर्म हो गए थे। Amongst the crafts associated with the temples, the making of bronze image was considered among the finest in the world. यहाँ पर जो ब्रॉन्ज स्कल्पचर बनते थे, जो ब्रॉन्ज मेटल यूज करके जो इमेजेस बनती थी, they were considered the best and the finest in the world. तो आप सोचो कि कितनी बढ़िया उनकी जो आर्ट थी वो कितनी अच्छी थी कि वर्ल्ड में these were the finest of that time. तो ये यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राफ्ट है एसोसिएटेड विद द चोलास विच इज द ब्रॉन्ज स्कल्पचर। तो ये भी आपने याद रखना है। नाउ वी विल लर्न अबाउट एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन। तो देखो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ चोला वॉज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द न्यू डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर में इन लोगों ने काफ़ी नए नए डेवलपमेंट किए, जिसकी वजह से वही मेन रीज़न कंसिडर किया जाता है फॉर देयर बिग अचीवमेंट्स। जो रिवर कावेरी थी वो बे ऑफ बंगाल में फॉल करने से पहले बहुत सारे छोटे छोटे चैनल्स में डिवाइड हो जाती थी। ये चैनल्स जब ओवरफ्लो करते थे तो ये क्या करते थे, ये डिपॉजिट कर देते थे फर्टाइल सॉइल ऑन द प्लेन्स, ऑन द बैंक्स, और उसके बाद जो वाटर होता था वो प्रोवाइड करता था नेसेसरी मॉइस्चर। तो इससे ही क्या ग्रो कर लेते थे, राइस ग्रो करने के लिए बहुत अच्छी कंडीशन एंड एनवायरमेंट दे देता था। जो भी रिक्वायरमेंट होता है फॉर राइस, स्पेशली मॉइस्चर, तो वो यहाँ का जो पानी होता था चैनल्स का वो प्रोवाइड कर देता था। और फर्टाइल सॉइल हमें मिल जाती थी। जब वाटर ओवरफ्लो करता था तो बैंक पर दोनों साइड फर्टाइल सॉइल डिपॉजिट हो जाती थी। इसके बाद क्योंकि दे वांटेड लार्ज स्केल कल्टीवेशन, बहुत बड़े लेवल पर कल्टीवेशन करना था, तो बहुत सारे फॉरेस्ट वर क्लियर। इसके अलावा जहाँ भी लैंड लेवल पे नहीं थी वहाँ पर लैंड को लेवल किया गया था। इन डेल्टा रीजन जो चैनल्स थे ना, उनके पास एम्बैंकमेंट्स बनाए गए थे ताकि वाटर ओवरफ्लो होकर उनके क्रॉप्स को ना खराब कर दे। साथ में कैनाल्स बनाए गए थे ताकि जो पानी है वो सारा हमारा फील्ड तक पहुंचे। कई जगहों पर वेल्स बनाए गए थे, कुएं बनाए गए थे, और वहीं दूसरी जगह पर टैंक भी बनाए थे उन्होंने, ताकि जो रेन वाटर है वो उसे भी स्टोर कर पाए, उसे भी हार्वेस्ट कर पाए, ताकि उसे वो आगे चल के यूज कर पाए। तो इस तरह से क्या हो गया था, दे वर एबल टू ग्रो 2 crops इन अ ईयर। So most of the new rulers and the people living in the village is taking active interest in these activities. तो जो नए नए रूलर्स आ रहे थे और जो गांव के लोग थे वो इन एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे, क्योंकि दिस वाज हेल्पिंग देम। एक तो जो एग्रीकल्चर अच्छा हो रहा था तो इससे उनका रेवेन्यू भी बढ़ रहा था, और इसी वजह से जो वो नए नए अचीवमेंट्स कर पा रहे थे उसमें एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, ठीक है। अब हम देखेंगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक विच इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। कैसे हो रहा था हमारा जो चोला एम्पायर है उसका एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो सबसे पहले तो द स्प्रेड ऑफ इरीगेशन एग्रीकल्चर लेड टू द प्रॉस्पेरिटी ऑफ सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट। कुछ हमारे पीजेंट्स के सेटलमेंट्स थे जिन्हें हम बोलते थे ओल, ठीक है। तो जब ये इरीगेशन की वजह से एग्रीकल्चर बढ़ने लगा तो ये जो ग्रुप्स थे इनमें इनकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ने लगी, इनका स्टेटस अच्छा होने लगा, इनके पास वेल्थ आने लगी, ठीक है। ऐसे ही ग्रुप्स ऑफ सच विलेजेस फॉर्म लार्ज यूनिट्स कॉल्ड नाडू। ऐसे ही जो कुछ हमारे विलेजेस थे उनके लार्ज यूनिट, बहुत सारे विलेजेस आपस में मिलकर एक बड़ी यूनिट बन जाती थी जिसे बोला जाता था नाडू, ठीक है। तो और क्या होगा, ये हो गए सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट्स, और ग्रुप्स ऑफ विलेजेस हो गए हमारे नाडू। नाउ विलेज काउंसिल एंड नाडू परफॉर्म सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। विलेज काउंसिल और नाडू मिलकर बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस करते थे, जिसमें से कुछ थे ऑफ डिस्पेंसिंग जस्टिस। अगर कोई भी फाइट हो जाती थी, कुछ भी हो जाता तो वहाँ वो जस्टिस प्रोवाइड करते थे। इसके अलावा वो टैक्सेस भी कलेक्ट करते थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे ऑफ नाडू एंड विलेज काउंसिल्स। इसके अलावा जो रिच पीजेंट्स थे जो कि वेलाला कास्ट को बिलोंग करते थे, वो भी कंसिडरेबल कंट्रोल कर पाते थे। कंट्रोल उनका रहता था ओवर नाडू अंडर द सुपरविजन ऑफ सेंट्रल चोला गवर्नमेंट। जो हमारी सेंट्रल चोला गवर्नमेंट थी उसके अंडर वो क्या करते थे, वो नाडूस के ऊपर अपना कंट्रोल इन्फ्लुएंस रखते थे, एक्सरसाइज करते थे अपना कंट्रोल उनके ऊपर। इसके अलावा जो हमारे ब्राह्मण्स थे उनको कई बार जो लैंड थी वो ग्रांट्स में दे दी जाती थी, और इस लैंड को हम बोलते थे ब्रह्मदेया। वो लैंड जो ब्राह्मण्स को दे दी उसे कहा जाता था ब्रह्मदेया। और क्योंकि अब ब्राह्मण्स को बहुत ज़्यादा लैंड मिलने लगी थी तो ये जो कावेरी वैली थी वहाँ पर बहुत सारे ब्राह्मण सेटलमेंट्स भी हो गए थे, क्योंकि उन्हें लैंड ग्रांट्स में मिल रही थी। तो अब ये जो ब्रह्मदेया था ये इसकी टेक केयर कौन करता था, इसकी टेक केयर करती थी एक असेंबली जिसे वो सभा भी बोलते थे। एंड दीज वर प्रोमिनेंट
ब्राह्मण लैंड होल्डर्स, यानी कि जो हमारे प्रोमिनेंट जो ब्राह्मण थे, जो लैंड होल्डर्स थे यहाँ पर, वो ये सारी जो ब्रह्मदिया लैंड थी इसे वो कंट्रोल करते थे। सभा में भी अलग अलग कमिटीज़ थी, जैसे कि इरिगेशन के लिए अलग कमेटी थी, टेम्पल के लिए अलग कमेटी थी, गार्डन के लिए अलग कमेटी थी। तो यानी कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिवाइड कर दी थी। अलग अलग कमेटीज़ थी हमारी सभा में जो कि अलग अलग चीज़ की टेक केयर करती थी। साथ में ये जो भी डिसीजंस लेते थे उनको ये रिकॉर्ड करते थे। रिकॉर्ड क्या करते थे, ये उन्हें लिख देते थे इंस्क्रिप्शन की फॉर्म में ऑन द स्टोन वॉल्स ऑफ द टेम्पल। टेम्पल की जो स्टोन वॉल होती थी उसके ऊपर ये लिख देते थे, तो वो हमें एज अ फॉर्म ऑफ स्क्रिप्शन हमें मिले हैं, वहाँ से हमें ये सारी डिटेल्स जो है ये पता चलती हैं। इसके अलावा नगरम भी थे। नगरम कौन थे, ये थे ट्रेडर्स के एसोसिएशन, ट्रेडर्स के ग्रुप, और कभी कभी ओकेजनली ये लोग भी एडमिनिस्ट्रेशन का जो काउंसिल था वो देखते थे। ठीक है, तो ये हमने देख लिया एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें हमने देखे और क्या थे। उसके बाद हमने देखे नाडू, ग्रुप ऑफ विलेजेस। उसके बाद वी ऑल्सो लर्न अबाउट वेदाला कास्ट जो कि इन्हें सुपरवाइज करती थी। और हमने देखा ब्राह्मण्स, जिनको ब्रह्मदिया जो लैंड मिलती थी वो उसकी टेक केयर करते थे। और कभी कभी जो हमारे ट्रेडर्स के एसोसिएशन थे नगरम, वो भी इनकी टेक केयर करते थे, इनका एडमिनिस्ट्रेशन करते थे। इसके अलावा जो हमें वेरियस इंस्क्रिप्शन मिली हैं चोलास की, उसमें हमें अलग अलग लैंड कैटेगरीज मेंशन मिली हैं, जैसे कि वेलन बग्गा, ये थी लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण पीजेंट प्रोपराइटर्स। ठीक है, तो जो नॉन ब्राह्मण पीजेंट्स होते थे उनको जो लैंड होती दी जाती थी या उनकी जो लैंड होती थी उसे बोलते थे वेलन वाकई। ठीक है, इसके बाद ब्रह्मदिया क्या हो गया, ये वो लैंड हो गई जो ब्राह्मण्स को गिफ्ट की जाती थी। सहल बोगा क्या हो गया, ये वो वाली लैंड थी जिसका यूज होता था फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्कूल्स। स्कूल को मेंटेन करने के लिए जिस लैंड का यूज होता था उसे बोला जाता था सहल भोगा। देवदाना यानी कि वो लैंड जो टेम्पल्स के लिए डोनेट कर दी गई या गिफ्ट कर दी गई। लास्ट वी हैव इज पलिचद्दा, ये थी द लैंड विच वाज डोनेटेड टू जैना इंस्टीट्यूशंस। तो ये किसको दी गई थी, ये दी गई थी जैना इंस्टीट्यूशंस को। तो एक बार आप इन सबको कहीं लिख लेना या 2-3 बार पढ़ लेना ताकि आपको याद हो जाए, एमसीक्यू वगैरह में आ सकते हैं। तो इसके साथ हमारा ये जो चैप्टर नंबर 7 था ऑफ हिस्ट्री, ये हमने पूरा ही कवर कर लिया है। थोड़ा सा ये लेंदी चैप्टर था, बहुत नए नए टर्म्स आए, बहुत अलग अलग टर्म्स आए जो कि हम डेली यूज़ नहीं करते। नए नए हमने एंशिएंट वर्ड सीखे हैं इसमें। तो क्या करना है, एक बार दोबारा लेक्चर देख लेना और साथ में ये चैप्टर बुक से पढ़ लेना। जब बुक से पढ़ोगे, लेक्चर देखने के बाद सारी चीज़ें बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएंगी। बिल्कुल स्टोरी के फॉर्मेट में हमने सब कुछ किया है ताकि आप इसे भूल भी ना पाओ और आराम से समझ भी जाओ। फिर भी अगर कहीं भी किसी भी टर्म में, किसी भी कॉन्सेप्ट में कुछ भी डाउट है तो कमेंट में पूछ लेना। साथ में चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो। लेक्चर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो।